students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 7th chapter of class 8 science, that is about conservation of plants and animals. Okay, let's start with it. So students, every living organism on earth is a member of a dynamic community known as ecosystem. ठीक है, इस अर्थ पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक डायनेमिक कम्युनिटी का मेंबर है विच इज नोन एज इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम एक कंप्लीट यूनिट है जिसके अंदर केवल लिविंग क्रिएचर्स ही नहीं है बल्कि नॉन लिविंग मैटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है. एज वी ऑल नो, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव लाइफ एंड जो लिविंग पार्ट है अर्थ का दैट इज नोन एज बायोस्फीयर. नाउ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. अब एक लिविंग थिंग्स की स्टडी जो करी जाती है उनके नेचुरल सराउंडिंग में, उसे इकोलॉजी बोला जाता है. एंड उनके नेचुरल सराउंडिंग्स को क्या कहा जाता है, उनका एनवायरमेंट. No one knows as to how many varieties of plants and animals are found on this earth. Now, first of all, let's talk about biodiversity. So, what is biodiversity? The number of variety of plants and other organisms that exist on earth is known as biodiversity. ठीक है, कितने number of variety of plants and other organism earth पे exist करते हैं उसे biodiversity कहा जाता है. Maximum biodiversity आपके forest में मिलेगी. For example, एक forest जो है हैबिटेट प्रोवाइड करता है बर्ड्स, टाइगर, मंकीज, टॉल ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, फ्लावर, इंसेक्ट, ant, बैक्टीरिया एंड सो ऑन. ये जो डाइवर्सिटी है ये एक नेचुरल ट्रेजर है जो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है ऑन द अर्थ. एंड बायोडाइवर्सिटी जो है आर्टिफिशियली रिफ्लेक्ट नहीं करी जा सकती. ठीक है, नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट है ना, वो सभी ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, सोशल हो या कल्चरल. ह्यूमंस लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, ये भी इसी का पार्ट है. ठीक है, एनवायरमेंट जो है क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, फूड, एनर्जी एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है टू ऑल द पीपल ऑन द अर्थ, राइट. एंड एनवायरमेंट में कोई भी अगर चेंज आता है किसी नेचुरल फोर्स के थ्रू, वो सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली होता है. एंड एनवायरमेंट खुद से क्या करता है, चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, खुद को बैलेंस कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, जब रिवर वाटर पोल्यूट होता है वॉशिंग एंड बेदिंग की वजह से, तो रिवर वाटर खुद से क्लीन होता है एज इट विल फ्लो डाउन स्ट्रीम by the microorganism and algae which inhabit it. However, अगर चेंज सडन है, अनप्लान्ड एंड डिसऑर्गेनाइज है, तो उससे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. एंड कॉन्टिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन की वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो इंक्रीजिंग डिमांड पर आ रहा है, जिससे हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज की वजह से देयर आर अ नंबर ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी विच आर सीन नाउअडेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होता है ट्रीज को रिमूव करना, डिस्ट्रक्ट कर देना एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया को, ठीक है, फॉर द लॉजिंग, एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग ऑपरेशंस. तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो लेस देन 10% ऑफ द अर्थ को कवर करते हैं, लेकिन दे आर द हाउस ऑफ काउंटलेस एनिमल्स एंड द प्लांट्स, नियरली हाफ ऑफ द स्पीशीज, राइट. अब व्हाट आर द कॉजेज? डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या है स्टूडेंट? नंबर 1, रैपिड अर्बन डेवलपमेंट. अर्बन डेवलपमेंट जिस अर्बन रैपिड रेट से हो रहा है, सिटीज एंड टाउन्स की बिल्डिंग जो बनाई कर जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सेकेंडली, एग्रीकल्चर क्लियरेंस टू ग्रो मोर फूड, है ना, फूड ज्यादा ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फूड को फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. फ्यूल रिक्वायरमेंट है फॉर द कुकिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा. टिम्बर एक्सप्लॉयटेशन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है हमें फॉर द पेपर, रबर, रेजिन, गम एक्सेट्रा. लैंड प्रोक्योर की जा रही है इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग के सेटअप के लिए. सो डिफॉरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है स्टूडेंट्स एनवायरमेंट पे, वो काफी सीरियस है. एंड उनमें से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स आपको गिवन है. लाइक नंबर 1, यू हैव रिड्यूस्ड रेनफॉल, है ना. जो एरियाज आपके फॉरेस्ट से क्या कर दिए जाते हैं, डिवॉइड किए जाते हैं, उनको कन्विक्शन रेन नहीं मिलता. एंड वो एरिया जब लेस रेनफॉल रिसीव करता है तो वहाँ पे ड्रॉट यानी कि ड्रॉट कंडीशन लाइक सिचुएशन वहाँ पे अराइज हो सकती है. Then we have imbalance of atmospheric gases. So deforestation जो है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट आपका एक नेचुरल हैबिटेट है फॉर द बर्ड्स एंड मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, है ना. एंड कटिंग डाउन ट्रीज को जो कट डाउन किया जा रहा है, दैट डिस्ट्रॉयज द होम ऑफ दीज स्पीशीज. आफ्टर दैट, चेंज इन क्लाइमेट. डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेटिक चेंजेस भी आते हैं, पोल्यूशन इंक्रीज होता है. डिक्रीजिंग वाटर लेवल. डिफॉरेस्टेशन से स्टूडेंट सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, जिससे वाटर का इन्फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा इनटू द ग्राउंड.
सो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर कि डिफॉरेस्टेशन आपका मेजर कॉज है नेचुरल कैलमिटीज का भी, लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट एज यू हैव सीन कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में इन द एनवायरनमेंट, एंड इट इज देयरफॉर वेरी एसेंशियल कि दैट दे आर कंजर्व्ड प्रॉपर्ली, राइट. Number 1, conservation of forest. So forest को आप कंजर्व कर सकते हैं in the following ways. Number 1, we have reforestation. See students, reforestation जो word है, term है, वो similar to afforestation है. यानी कि the process जहाँ पे क्या किया जाता है, woodlands और forest area को restore या recreate किया जाता है जो long ago exist करते थे लेकिन उनको deforest कर दिया गया. Otherwise आप कह सकते हो कि उन्हें past में किसी भी purpose के लिए remove कर दिया गया. तो उस एरिया को दोबारा से रिस्टोर एंड रिक्रिएट करना इज नोन एज एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन. सेकेंडली, प्रिवेंशन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर स्टूडेंट्स डेंजरस होती है एंड वी शुड टेक स्पेशल प्रिकॉशंस, है ना, प्रिकॉशंस अराउंड टू मेक श्योर फायर आर नॉट केयरलेसली इग्निटेड. सो फॉरेस्ट फायर क्या करती हैं, वो नीडलेसली लोगों को थ्रेटन करती हैं, वाइल्ड लाइफ को किल कर देती हैं एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ग्रेजिंग टू बी कंट्रोल. ग्रेजिंग कंट्रोल जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है लैंड प्रोटेक्शन एक्शन से, सच एज सॉइल इरोजन कंट्रोल एंड फायर प्रोटेक्शन. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ. तो वाइल्ड लाइफ क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट? वाइल्ड लाइफ सभी नॉन कल्टिवेटेड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है जो उनके नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं. हमारे वर्ल्ड में काफी सारे यूनिक एंड रेयर एनिमल्स हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैं. हाउएवर जो ग्रोइंग पॉपुलेशन का प्रेशर है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उससे लैंड का जो यूसेज है, लैंड यूसेज की जो इंक्रीजिंग डिमांड है फॉर द ह्यूमन हैबिटेशंस एंड एग्रीकल्चर, वो हो रही है, जिससे क्या होगा, काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट रिड्यूस हो जाता है. नाउ कॉजेस, वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन के कॉजेस क्या हैं? सो नंबर 1, हैबिटेट लॉस. तो क्योंकि बहुत ही फ्यू नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरियाज बचे हैं ईच ईयर, सो मोर ओवर उसके अलावा हैबिटेट जो क्या that often remains being degraded to be a little resemblance to the natural wild areas which existed in the past. Secondly, climate change, क्योंकि काफी सारे टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट होता है, तो क्लाइमेट चेंज से उन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का जो हैबिटेट है वो डिजास्टरली लॉस हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस एरिया में एवरेज रेनफॉल में ही स्लाइड ड्रॉप या राइज हो जाता है तो उससे लार्ज सीजनल चेंजेस आते हैं. हाइबरनेटिंग मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स ये सभी हार्म होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं. प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ आपके सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर चेंज के लिए, सो दैट दे विल बी हार्म बाय एनी चेंज इन द मॉइस्चर लेवल. देन यू हैव पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स. पेस्टिसाइड्स भी डेलिबरेटली स्प्रेड किए जाते हैं एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बनाने के लिए टू द सर्टेन प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड रॉडेंट. इसीलिए इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग कि जो अदर प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ है वो डेलिबरेटली हार्म हो रहे हैं एट द सेम टाइम. इसके अलावा बहुत सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं जो टॉक्सिक हैं वाइल्ड लाइफ के लिए भी, such as PCBs, mercury, petroleum byproducts, solvents, antifreeze, etc. Then hunting and poaching. Unregulated hunting and poaching से भी wildlife को एक major threat होता है. उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मिसमैनेजमेंट, फॉरेस्ट गार्ड्स का मिसमैनेजमेंट जो है इस प्रॉब्लम को और ज्यादा ट्रिगर करता है. नेचुरल फिनोमिना, so flood, earthquake, volcanoes, lightning, forest fire, these are also the causes. Pollution, so pollutants जो environment में रिलीज किए जाते हैं, they are also ingested by a wide variety of organisms. Over exploitation of resources. Yes, wild population का जो exploitation होता है for the food, ठीक है, उससे population crashes आते हैं. That is overfishing, for example. The species in danger of extinction. So student, threatened species कौन सी होते हैं? कोई भी species, that is including animals, plants, fungi, etc. वो species जो near future में vulnerable है to endangerment, that is known as what? Threatened species. वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU ये एक फोरमोस्ट अथॉरिटी है थ्रेटन स्पीशीज पे, एंड क्या करती है, थ्रेटन स्पीशीज को ट्रीट करती है नॉट एज सिंगल कैटेगरी बट एज अ ग्रुप ऑफ 3 कैटेगरीज. ठीक है, डिपेंडिंग कि वो किस डिग्री तक थ्रेटेंड है. दैट इज वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट वल्नरेबल स्पीशीज. तो वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी हैं जो कैटेगराइज करी जाती हैं किसके थ्रू? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के थ्रू. कैसे? एज लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड, यानी कि वो स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हो जाएंगी अनलेस जो सर्कमस्टांसेस उनको थ्रेटन कर रहे हैं उनके सर्वाइवल को एंड रिप्रोडक्शन को, वो अगर इम्प्रूव नहीं होते हैं तो वल्नरेबल स्पीशीज एक टाइम पर क्या हो जाएंगे? एंडेंजर्ड हो जाएगी.
वल्नरेबिलिटी मेनली किसके थ्रू होती है? हैबिटेट लॉस या डिस्ट्रक्शन की वजह से, एंड उनको मॉनिटर किया जाता है वल्नरेबल स्पीशीज को, ठीक है, एंड दे आर बिकमिंग थ्रेटेड। हाउएवर कुछ स्पीशीज हैं जिन्हें आप वल्नरेबल लिस्ट करते हैं, मे इन फैक्ट बी क्वाइट अबंडेंट इन कैप्टिविटी, एन एग्जांपल बीइंग द वीनस फ्लाइट रैट। सेकंड वी हैव एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सटेंट होने के रेट पर है या रिस्क पर है। दैट इज इधर या तो उनका नंबर बहुत कम बचा है या चेंजिंग एनवायरमेंटल या प्रेडेशनल पैरामीटर्स की वजह से वो थ्रेटेड हो रही है, ठीक है। IUCN ने कैलकुलेट किया है एंडेंजर्ड स्पीशीज के परसेंटेज को एज 40% ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ स्पीशीज दैट हैव बीन इवैल्यूएटेड थ्रू 2006। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी पे हैं जो IUCN के थ्रू असाइन की जाती है, रेड लिस्ट फॉर वाइल्ड स्पीशीज, ठीक है। तो वो स्पीशीज जिनका नंबर डिक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता है बाय 80% विद इन 3 जनरेशंस, उसे हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में कैटेगराइज करते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है? इट इज द प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एंड उनके एनवायरमेंट को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना, स्पेशली इन रिलेशन टू एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीशीज, दैट इज नोन एज व्हाट? कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो जितने भी लिविंग नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, इवन इफ ब्रीड हैज्ड और बोर्न इन कैप्टिविटी, उन्हें आप क्या करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कंसिडर करते हैं। सो लास्ट 2000 ईयर्स में अबाउट 245 स्पीशीज हैं एनिमल्स की, जिनमें हम 139 बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। ये ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी हैं एनवायरमेंटल एंड जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से या ह्यूमंस की ओवर हंटिंग की वजह से, है ना, चाहे वो एनिमल्स की हो, बर्ड्स की लिट हो, फॉर द फूड, फर एंड स्किन एक्सेट्रा। इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो हैं कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही हैं? ओरिजिनल इकोसिस्टम को, इकोलॉजिकल माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इकोलॉजिकल माल प्रैक्टिसेस ने कॉन्टिन्यूसली हमारे ओरिजिनल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। सो देयरफॉर जो प्लांट स्पीशीज लाइक ऑर्चिड्स, ओके, रोडोडेंड्रॉन्स, ट्री फर्न, साइकैस, फ्लोरा ऑफ ग्रेट एंटिक्विटी, ये सभी डिसअपियर हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज रेयर और जो फेसिंग एक्सटेंशन अलॉन्ग विद द मैग्निफिसेंट fauna, that is like golden langur, Siberian crane and many other birds and butterfly. Wildlife management के अंदर following activities को include किया जाता है। नंबर 1, the inaction of wildlife act। इसमें क्या, जो वाइल्ड की रेयर स्पीशीज है लाइक पाइथन, घड़ियाल, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है, इनकी हंटिंग को प्रोहिबिट करके, है ना, एंड पोचिंग के अगेंस्ट लॉ एस्टैब्लिश करके फॉर द फर, स्किन एक्सेट्रा। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या किया जाता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स की बायोटेक कम्युनिटी को कंजर्व किया जाता है। स्पीशीज प्रिजर्वेशन एंड असेंबलेज प्रोटेक्शन। तो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज जो है क्या प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ के कोर एरिया को पोस्टर करते हैं। इंडिया में दिल्ली जू, घाना बर्ड सेंचुरी एट भरतपुर, ये सभी क्या करते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स के असेंबलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हंटिंग को प्रिवेंट करके, एंड एट द सेम टाइम उन्हें मैक्सिमम कवर प्रोवाइड करते हैं शेल्टर एंड फूड का। इंडिया में 73 नेशनल पार्क्स हैं एंड 416 सेंचुरीज हैं। देन नेशनल पार्क्स, व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क एक एरिया है जो रिजर्व्ड है फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, क्रॉप कल्टीवेशन, एंड दे आर नॉट परमिटेड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वेलफेयर के लिए रिजर्व किया गया है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, क्रॉप कल्टीवेशन ऐसी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं होती हैं। देन सेंचुरी भी एक एरिया है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए प्रिजर्व्ड है। ऑपरेशंस सच एज कटिंग टिम्बर ट्री, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप, ये सभी क्या अलाउड है, ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि ये सभी एक्टिविटीज से वहां पे रह रहे एनिमल्स को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। चलो, नाउ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो स्टूडेंट्स, द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इन द 1972, एंड देन पॉलिसी ट्रेंड के बाद, पॉलिसी मेकर्स के ट्रेंड के बाद जो कि रेगुलेशंस को इनैक्ट कर रहे थे ऑन द कंजर्वेशन, एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी गई to allow the actors, that is both government and non-government, to follow a detailed framework to successful conservation. Okay, so the World Conservation Strategy was developed. World Conservation Strategy को 1980 में डेवलप किया गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN के साथ, ठीक है, विद द एडवाइस, कॉपरेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNEP, and the World Wildlife Fund, and in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, that is FAO, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO.
तो इस स्ट्रैटेजी का एम क्या था कि एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, प्रैक्टिकल गाइडेंस करना फॉर द कंजर्वेशन एक्शन। एंड इस थॉरो गाइड बुक के अंदर क्या हर एक चीज को कवर किया जाता है, फ्रॉम द इंटेंटेड यूजर ऑफ द स्ट्रैटेजी टू इट्स वेरी प्रायोरिटीज एंड इवन अ मैप सेक्शन, जिसके अंदर उन एरियाज को कवर किया जाता है जिनमें एक लार्ज सी फूड कंजम्पशन होता है। देयरफॉर इन एरिया के एंडेंजरिंग को क्या करना, ओवरफिशिंग करना जरूरी है। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व, तो कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ये इवॉल्व हुआ था यूनेस्को मैन के अंदर एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, कि जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन यूज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का एंड इंटीग्रिटी का ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे कंजर्व किया जाए विद इन नेचुरल इकोसिस्टम। सेकेंडली, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है स्पीशीज की, उसे सेफगार्ड करना, जिन पे उनके कॉन्टिन्यू इवोल्यूशन डिपेंडेंट है। देन इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट रिसर्च के लिए एरियाज को प्रोवाइड करना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। ऑलराइट, chalo, that's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood about it. Let's meet in the next session very soon. Then take care of yourself, and thanks to everyone.